एक प्रसिद्ध कथन है, प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है और आर्द्र भूमियां उसके सबसे गहरे अध्यायों में से एक है। और आज इन अध्यायों को पढ़ना और समझना मुझे लगता है पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल। आज 2 फरवरी 2026 है, यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आज हम द हिंदू में प्रकाशित एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख के आधार पर भारत की आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स के संरक्षण पर एक आलोचनात्मक चर्चा करने वाले हैं। हाँ, और ये विषय यूपीएससी के लिहाज से भी बहुत अहम है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। सही कहा। तो आज का मिशन साफ है। हम ये समझेंगे कि ये वेटलैंड्स हमारी संस्कृति की आत्मा से कैसे जुड़े हैं, वे आज किन खतरों का सामना कर रहे हैं और सबसे जरूरी, उन्हें बचाने का एक व्यावहारिक रोड मैप क्या हो सकता है। और देखिए, आज का दिन इस चर्चा के लिए एकदम सटीक है। इस साल की थीम ही है आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। ये थीम तो जैसे भारत के लिए ही बनी है। सही कह रहे पृथ्वी। यहाँ तो सदियों से समुदायों ने वेटलैंड्स के साथ जीना सीखा है ना। बिल्कुल, ऐसी परंपराएं विकसित की हैं जो इन नाजुक इकोसिस्टम की हिफाजत करती थीं। ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। मुझे लगता है ज्यादातर लोग जब वेटलैंड या आर्द्र भूमि सुनते हैं तो उनके दिमाग में कीचड़, दलदल या एक बेकार पड़ी जमीन की तस्वीर आती है। हाँ, एक निग्लेक्टेड एरिया की तरह। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे स्रोत में जो उदाहरण है वो इस सोच को पूरी तरह बदल देते हैं। जैसे तमिलनाडु की कुलम, ये सिर्फ तालाब नहीं है, ये मानव निर्मित टैंकों का एक पूरा नेटवर्क है जो एक दूसरे से जुड़ा है। धान की खेती के लिए सिंचाई का एक ऐसा प्राचीन सिस्टम है जो किसी इंजीनियरिंग के चमत्कार से कम नहीं लगता। आपने बहुत अच्छी बात कही। ये सिर्फ पानी जमा करने के गड्ढे नहीं है, ये जीवित प्रणालियां हैं। और ये सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है। अच्छा। अगर हम केरल के वायनाड में देखें तो वहां 200 साल से भी पुराने केनी नाम के उथले कुएं मिलते हैं। ओके। और ये सिर्फ पीने के पानी का स्रोत नहीं है, सही। इनका एक आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व है। ये धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों के लिए जीवन रेखा का काम करते हैं। पानी यहाँ सिर्फ एक वस्तु नहीं है, संस्कृति का हिस्सा है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम की आर्द्र भूमियां पारंपरिक मछली पकड़ने की प्रथाओं को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। मतलब लेख इस बात पे जोर देता है कि आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको ऐसी ही कहानियां मिलेंगी। हाँ, जहाँ पीढ़ियों से समुदाय इन वेटलैंड्स के आसपास फले फूले हैं, उनसे सीखा है और उन्हें सहेजा है। तो यहीं पर सबसे आकर्षक बात सामने आती है। ये उदाहरण बताते हैं कि वेटलैंड्स 4H हेरिटेज, हैबिटेट, इकोनॉमी और इकोलॉजी का एक अनूठा संगम है। बिल्कुल सही। वे सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि वे समाज की भलाई का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये वो जगह है जहां प्रकृति और संस्कृति एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। तो यहीं पर एक बहुत बड़ा और परेशान करने वाला विरोधाभास खड़ा होता है। अगर ये आर्द्र भूमियां इतनी ही कीमती हैं, हमारी विरासत का इतना अहम हिस्सा है, तो फिर वे भारत के सबसे ज्यादा खतरे में पड़े इकोसिस्टम में से क्यों है? यही तो विडंबना है। लेख में दिए गए आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। पिछले 3 दशकों में भारत ने अपनी लगभग 40% आर्द्र भूमियां खो दी हैं। 40%? ये बहुत बड़ा नंबर है। और जो बची हैं, उनमें से भी लगभग आधी इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन यानी गंभीर पर्यावरणीय नुकसान का सामना कर रही हैं। ये एक साइलेंट डेथ की तरह है। आर्द्र भूमियां रातों रात गायब नहीं होती, ये धीरे धीरे कई तरीकों से खत्म की जाती हैं। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो समस्या कानूनों की कमी की नहीं है। अच्छा। हमारे पास आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 जैसे कानून हैं। असली चुनौती इन कानूनों को जमीन पर लगातार और अच्छी तरह से लागू करने की है। ये बात तो एकदम सही है कि कानून कागज पर मौजूद हैं, लेकिन असलियत में जब हम अपने शहरों के आसपास की झीलों को देखते हैं तो वो सिकुड़ती जा रही हैं, कूड़ेदान बनती जा रही हैं। तो ये डिस्कनेक्ट कहाँ से आ रहा है? देखिए, सबसे पहली और सबसे सीधी चुनौती है अतिक्रमण और जमीन का बदलता इस्तेमाल, मतलब लैंड यूज चेंज। बढ़ती आबादी और विकास के दबाव में वेटलैंड्स को अक्सर खाली जमीन मान लिया जाता है, जिसका बेहतर इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट या सड़कें बनाने के लिए किया जा सकता है। और शायद सरकारी रिकॉर्ड्स भी उतने साफ नहीं होते होंगे। बिल्कुल। पुराने कैडेस्ट्रॉल नक्शे, यानी वो सरकारी नक्शे जो जमीन का मालिकाना हक बताते हैं, शायद ही कभी जमीनी हकीकत से मेल खाते हैं। नतीजतन धीरे धीरे इन पे कब्जा हो जाता है और ये हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। ये अतिक्रमण वाली बात तो समझ आती है, क्योंकि वो हमें साफ साफ दिखता है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि कई बार आर्द्र भूमि के आसपास सब कुछ ठीक होता है, फिर भी वो सूख जाती है। इसका मतलब है कि असली समस्या पानी के सोर्स में है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है।
जहां से पानी आर्द्र भूमि तक पहुंचता ही नहीं। ये एक अदृश्य खतरा है ना? हाँ, ये दूसरी और शायद सबसे खतरनाक चुनौती है, हाइड्रोलॉजी में बाधा। हाइड्रोलॉजी यानी पानी के बहाव और चक्र का विज्ञान। बांध, तटबंध, नदियों से रेत का खनन और जमीन के नीचे से पानी का अंधाधुंध इस्तेमाल, ये सब मिलकर वेटलैंड्स तक आने वाले पानी के प्राकृतिक रास्ते को रोक देते हैं। शहरी वेटलैंड्स पर तो दोहरा दबाव है। एक तरफ हम चाहते हैं कि वो बाढ़ का पानी सोखें और दूसरी तरफ हम उनमें शहर का सारा सीवेज और कचरा भी डाल देते हैं। और ये सीवेज और कचरा यही प्रदूषण की समस्या को जन्म देता है, जो शायद तीसरी बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। अनुपचारित सीवेज, फैक्ट्रियों का केमिकल वाला कचरा और खेतों से बहकर आने वाले उर्वरक और कीटनाशक, ये सब मिलकर पानी में पोषक तत्वों की बाढ़ ला देते हैं। इस प्रक्रिया को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यूट्रोफिकेशन, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? इसे ऐसे समझिए कि आपने एक तालाब में जरूरत से ज्यादा खाद डाल दी। ऊपर तो हरी भरी काई की एक मोटी परत जम जाएगी, जो देखने में शायद अच्छी लगे, लेकिन वो पानी के अंदर की सारी ऑक्सीजन चूस लेती है। अंदर मछलियों और दूसरे जीवों का दम घुटने लगता है। यही यूट्रोफिकेशन है, एक हरा भरा दिखने वाला साइलेंट किलर जो धीरे धीरे पूरे इकोसिस्टम को मार देता है। और मुझे लगता है तटीय इलाकों में, जैसे जहां मैंग्रोव्स या लेग्यून्स हैं, वहां स्थिति और भी ज्यादा जटिल हो जाती है। वे तो दो तरफ से हमले झेल रहे हैं। हाँ, ये चौथी चुनौती है, एक दोहरी मार। मैंग्रोव और लैगून जैसी तटीय आर्द्र भूमियां बीच में फंसी हुई हैं। एक तरफ जमीन की ओर से बंदरगाहों, पर्यटन और बस्तियों के विकास का दबाव है, और दूसरी तरफ समुद्र। और दूसरी तरफ समुद्र की ओर से बढ़ता जलस्तर, चक्रवात और कटान का खतरा है। उनके पास ना तो पीछे हटने की जगह है, ना आगे बढ़ने की। वो धीरे धीरे सिकुड़कर खत्म हो रही हैं। इन सभी समस्याओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो संस्थाएं इन्हें बचाने के लिए बनाई गई हैं, वो खुद ही कमजोर हैं। क्या ये भी एक बड़ी वजह है? ये पांचवी और शायद सबसे बुनियादी चुनौती है, संस्थागत क्षमता में कमी। राज्यों में जो वेटलैंड अथॉरिटीज बनाई गई हैं, वे अक्सर कर्मचारियों, फंड्स और तकनीकी ज्ञान की कमी से जूझती हैं। मतलब एक्सपर्टीज की कमी। हाँ, उनके पास हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजी, जीआईएस मैपिंग और कानून लागू करवाने जैसी विशेषज्ञता नहीं होती। इसका नतीजा ये होता है कि प्रबंधन की योजनाएं कागज पर तो अच्छी बनती हैं, लेकिन जमीन पर उनका असर नहीं दिखता। तो इन चुनौतियों के पहाड़ को देखते हुए मन में सवाल उठता है कि क्या हम ये लड़ाई हार रहे हैं? हमारे पास इनसे निपटने के लिए क्या कोई सुरक्षा कवच, कोई कानूनी और संस्थागत ढांचा मौजूद है भी या नहीं? देखिए, हथियार तो हमारे पास हैं, लेकिन जरूरत उन्हें एक साथ एक रणनीति के तहत इस्तेमाल करने की है। सबसे पहला और बड़ा हथियार है आर्द्र भूमि नियम 2017। ओके। ये कानून वेटलैंड्स की पहचान करने, उन्हें आधिकारिक तौर पर घोषित करने और उनके प्रबंधन के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क देता है। ये हानिकारक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए राज्यों में प्राधिकरण बनाने की बात भी करता है। और राष्ट्रीय स्तर पे भी तो कोई योजना होगी? हाँ, जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना यानी NPCI है। इसके जो नए दिशा निर्देश हैं, वह वैज्ञानिक योजना और निगरानी पर जोर देते हैं। मतलब सिर्फ योजना बना के छोड़ देना नहीं, बल्कि ये भी देखना कि उस योजना का जमीन पर क्या असर हो रहा है। और तटीय क्षेत्रों के लिए, क्योंकि उनकी चुनौतियां तो अलग हैं। उनके लिए तटीय विनियमन क्षेत्र यानी CRZ का ढांचा है, जो तटीय वेटलैंड्स की इकोलॉजिकल अखंडता को बनाए रखने की कोशिश करता है। और फिर है रामसर साइट का दर्जा। हाँ, भारत में अब 98 रामसर साइट्स हैं। पर क्या ये सिर्फ एक टैग है या इससे सच में कोई फर्क पड़ता है? ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय तमगा नहीं है, ये संरक्षण के लिए एक वैश्विक प्रतिबद्धता है, जो हमें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित भी करती है और जवाबदेह भी बनाती है। यानी हमारे पास नियम हैं, योजनाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं भी हैं। सही कहा, लेकिन इन सभी साधनों को एक एकीकृत सोच के तहत काम करना होगा। ये प्रक्रिया मैपिंग से शुरू होनी चाहिए, फिर आधिकारिक घोषणा और बेहतर सुरक्षा तक जानी चाहिए। जहां जरूरत हो वहां इकोसिस्टम को फिर से बहाल करने का काम होना चाहिए, और फिर लगातार निगरानी। मतलब ये एक सतत चक्र होना चाहिए, न कि एक बार का कोई इवेंट या प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली। यानी हमें इसे एक प्रोजेक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया की तरह देखना होगा। एक बार ब्यूटिफिकेशन या सौंदर्यीकरण करके छोड़ दिया तो वो कुछ सालों में वापस वैसी ही हो जाएगी। तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं, व्यवहारिक रूप से क्या किया जा सकता है?
स्रोत कुछ बहुत ही ठोस और जमीनी सुझाव देता है। बिल्कुल, और यहाँ हमें सौंदर्यीकरण से हटके इकोसिस्टम की सेहत और उसकी कार्यक्षमता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। स्रोत 5 प्रमुख विचारों पर एक कार्य योजना देता है। पहला और सबसे बुनियादी कदम है सीमाओं की अधिसूचना और सुरक्षा। मतलब बाउंड्री तय करना। हाँ, 2017 के नियम तभी असरदार होंगे जब वेटलैंड्स की सीमाओं को नक्शों पर स्पष्ट रूप से तय किया जाए और जमीन पर भी सीमांकन किया जाए। ये नक्शे सार्वजनिक होने चाहिए ताकि पूरी पारदर्शिता रहे, और जहां भी कोई विवाद हो वहां स्थानीय समुदाय को साथ लेकर जमीनी सत्यापन किया जाना चाहिए। ये तो बाउंड्री की बात हुई, यानी एक तरह से वेटलैंड का शरीर बचाना। लेकिन उसकी आत्मा तो पानी है। उस पानी की गुणवत्ता का क्या? ये दूसरा और बेहद जरूरी कदम है, अपशिष्ट जल का उपचार। हमें ये मानसिकता बदलनी होगी कि आर्द्र भूमियां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का सस्ता विकल्प है। वे इकोसिस्टम है, सीवर नहीं। शहरी और अर्धशहरी इलाकों में किसी भी गंदे पानी को वेटलैंड में छोड़ने से पहले उसका ट्रीटमेंट अनिवार्य होना चाहिए। और उस वेटलैंड तक पानी पहुंचने के रास्तों का क्या? अगर रास्ते ही बंद कर दिए जाएं, तो साफ पानी भी नहीं पहुंच पाएगा। यही तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु है, कैचमेंट और हाइड्रोलॉजिकल कनेक्टिविटी का संरक्षण। वेटलैंड्स को अकेले नहीं देखा जा सकता, उन्हें पूरे नदी बेसिन या कैचमेंट सिस्टम के हिस्से के रूप में प्रबंधित करना होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है उन नालों और चैनलों को फिर से खोलना जो वेटलैंड तक पानी लाते हैं, सड़कों और इमारतों से पैदा हुई रुकावटों को हटाना और उनमें ठोस कचरा फेंकना बंद करना। वेटलैंड्स इसमें हमारी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल, और ये चौथा महत्वपूर्ण सुझाव है, इन्हें आपदा जोखिम कम करने में केंद्रीय भूमिका देना। मैंग्रोव, बाढ़ के मैदान और शहरी वेटलैंड्स प्रकृति आधारित बुनियादी ढांचा है। ये बाढ़ और तूफानों के लिए कुदरती शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। अच्छा। योजना बनाने वालों को इन्हें कंक्रीट के ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर के बराबर महत्व और निवेश देना होगा। और अंत में इन सब कामों को करने के लिए हमें काबिल लोगों और मजबूत संस्थाओं की जरूरत होगी। सिर्फ जुनून से काम नहीं चलेगा, है ना? ये पांचवा और सबसे अहम बिंदु है, कौशल और संस्थानों का निर्माण। हमें वेटलैंड मैनेजरों के लिए एक राष्ट्रीय क्षमता मिशन की जरूरत है। इसमें उन्हें हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजी, GIS और रिमोट सेंसिंग, पर्यावरण कानून और समुदाय आधारित शासन जैसे विषयों में मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तभी NPCA के तहत दिया गया पैसा सही मायने में असर दिखा पाएगा। बिल्कुल। और यहाँ पर तकनीक और पारंपरिक ज्ञान दोनों का संगम अद्भुत काम कर सकता है। एक तरफ सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग और ड्रोन से हम बेहतर मैपिंग और निगरानी कर सकते हैं। हाँ, अतिक्रमण और प्रदूषण पर नजर रख सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ स्थानीय समुदायों का सदियों पुराना पारंपरिक ज्ञान हमें ये बता सकता है कि इकोसिस्टम को स्वाभाविक रूप से कैसे बहाल किया जाए। बिल्कुल, जब समुदाय अपनी पारंपरिक समझ को प्रबंधन योजनाओं में शामिल करते हैं तो उन योजनाओं के सफल होने और लंबे समय तक टिकने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ये विज्ञान और विरासत का सबसे अच्छा मेल है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि भारत की आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए टुकड़ों में की गई कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। हमें एक समग्र, एक होलिस्टिक दृष्टिकोण की जरूरत है। ये सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह हमारी जल सुरक्षा, हमारी सांस्कृतिक विरासत और जलवायु परिवर्तन से लड़ने की हमारी क्षमता से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, इसे एक सामाजिक अनुबंध या सोसाइटल पैक्ट के रूप में देखने की जरूरत है। इसमें हर किसी की एक भूमिका है। सरकारें नीतियां लागू करें, फंड दें और समन्वय बनाएं। और शहरों को वेटलैंड्स को कचराघर समझना बंद करना होगा। उद्योगों को स्रोत पर ही प्रदूषण रोकना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, नागरिकों को अपनी स्थानीय झीलों, तालाबों और नदियों को अपनी साझा विरासत मानकर उन्हें बचाने के लिए आगे आना होगा। अंतिम विचार ये है कि जब हम विज्ञान को नीति से और नीति को लोगों से जोड़ते हैं, आधुनिक उपकरणों और पारंपरिक ज्ञान दोनों से ताकत लेते हुए, तभी हम अपनी आर्द्र भूमियों को संग्रहालय की वस्तुओं के रूप में नहीं, बल्कि जीवंत काम करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में पुनर्स्थापित कर सकते हैं। अब श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि उनके अपने शहर या गांव के आसपास वो कौन सी आर्द्र भूमि है जिसे उनके ध्यान और उनकी आवाज की सबसे ज्यादा जरूरत है। यह एक शक्तिशाली विचार है, क्योंकि संरक्षण की शुरुआत हमेशा स्थानीय जागरूकता और कार्रवाई से ही होती है। UPSC की तैयारी और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से चर्चा के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस विषय पर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें।
हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।